हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। नोट्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही साथ बाकी के सभी पार्ट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल के लिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, हम पढ़ेंगे महाभारत क्या थी, महाभारत की रचना किसने की, परिवार किसे कहते हैं, पितृवंशिकता क्या होती है। ये सब 4 टॉपिक्स जो कि मेन है इस चैप्टर के, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के सभी टॉपिक्स जैसे कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र क्या होते हैं, गोत्र क्या होता है, गोत्र के नियम, विवाह के प्रकार, वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण के कार्य, अन्य वर्ग, जाति व्यवस्था, संपत्ति पर अधिकार और स्त्रियों की स्थिति, इसी के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स हम बाकी के अपकमिंग 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर महाभारत है क्या। तो देखिए, महाभारत एक गतिशील महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो बेसिकली महाभारत है क्या, देखिए हुआ क्या था कि कौरव और पांडव दोनों के बीच, वैसे तो ये भाई थे, ठीक है, चचेरे भाई थे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और इसी पूरे युद्ध के वर्णन को क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि महाभारत का एक महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया, और ये युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो ये है कि भाई महाभारत की रचना कैसे हुई, ठीक है। तो एक बार ज़रा ब्रीफली देखते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, शुरुआत में क्या था कि महाभारत में लगभग 8800 श्लोक थे। यानी जब शुरू में महाभारत थी तो इसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे, पर समय के साथ साथ ये संख्या बढ़ गई और बढ़कर ये 1 लाख तक पहुंच गई। यानी आज के समय में इसके अंदर कितने श्लोक हैं, लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का निर्माण हज़ारों सालों में किया गया है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें समझ आई। पहली बात तो कि 8800 से 1 लाख तक श्लोक हो गए। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत का निर्माण है ना, वो हज़ारों सालों में हुआ है। यानी वो किसी एक दौर में नहीं हुआ बल्कि समय के साथ हुआ है। तो इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि भाई जो महाभारत का निर्माण है ना, वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर इसमें नई नई चीज़ें क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हज़ारों सालों तक नहीं जीवित रह सकता। तो जिस तरीके से हज़ारों सालों के अंदर इसके अंदर परिवर्तन हुआ है, ये विकसित हुई है और इसमें नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो उससे ये स्पष्ट होता है क्या कि महाभारत का निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान शामिल है। तो देखते हैं ज़रा किस किस को इसका लेखक माना जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राचीन समय में क्या था। तो देखिए, प्राचीन जो महाभारत है उसे क्या कहा जाता था, उसका जो मूल लेखक है वो भाट सारथी को माना जाता है, ठीक है। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि भाट सारथी कौन होते हैं। तो देखिए, भाट सारथी वह लोग होते थे जो योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, ठीक है। यानी जो सारथी होते थे ना, जो रथ चलाते थे, वो सब योद्धाओं के साथ कहाँ जाते थे, युद्ध में जाते थे। अब वो जो रथ चलाने वाले लोग थे वो सब कुछ देखते थे कि युद्ध में क्या क्या हुआ, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते थे कि युद्ध भूमि में घटित हर घटना का वर्णन लिख दिया करते थे। तो इन्हें भाट सारथी बोला जाता था। तो जो महाभारत का मूल लेखक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल लेखक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो भाट सारथी हैं। भाट सारथी कौन होते थे, ये वह लोग होते थे जो योद्धाओं के साथ जाते थे रथ चलाने के लिए, उसी को सारथी बोला जाता है। तो वो जाते थे और वहाँ पर जो भी युद्ध में देखते थे उसे लिख देते थे। तो ऐसे महाभारत को शुरुआत में लिखा गया। उसके बाद जो मुख्य साहित्यिक लेखक है, यानी जिसने इस तरीके से ढंग से साहित्य के हिसाब से लिखा, वो किसे माना जाता है, वेद व्यास को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का मूल लेखक कौन है, तो भाट सारथी, और उसके साथ साथ उसका साहित्यिक लेखक कौन है, तो वेद व्यास। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वेद व्यास ने ही महाभारत को साहित्यिक रूप दिया। साहित्यिक रूप देने का मतलब होता है कि सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा तरीके से लिखना, ठीक है। तो लगभग 200 ईसा पूर्व इसके अंदर क्या किया गया, फिर मनुस्मृति के कुछ अंशों को जोड़ दिया गया, ठीक है। मनुस्मृति क्या थी, मनुस्मृति ब्राह्मण ग्रंथ था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनुस्मृति के भी कुछ अंशों को जोड़ दिया गया। इसके बाद इसके अंदर श्री कृष्ण की भागवत गीता को जोड़ा गया, यानी जो श्री कृष्ण थे उनके जो उपदेश थे और जो भागवत गीता थी उसे जोड़ा गया, ठीक है। और इस महाभारत का जो निर्माण काल माना गया वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी माना गया। मान लीजिए ये 0 वर्ष है, ये मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक वो वाली वीडियो देख लीजिए कि ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। तो इसके 500 साल पहले से लेकर 500 साल बाद तक ये दौर है ना, इसी को माना जाता है क्या, कि इस दौर के अंदर महाभारत का निर्माण किया गया। और पुराने समय में इसे महाभारत नहीं कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, इसे जय संहिता कहा जाता था। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने। ये हो गई पुराने टाइम की बात। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं आधुनिक समय में। आधुनिक समय में यानी सन 1919 में वी एस सुक्तांकर,
यानी वीएस सुक्तांकर नाम के एक संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं महाभारत की ना पुनर्रचना करूँगा तरीके से, ठीक से, ताकि लोग उसे अच्छे से समझ सके। क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे महाभारत बनी ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जुड़ती गई, ठीक है, पर उसके अंदर कुछ ऐसा मेल जोल नहीं था, ठीक है, वो सब चीज़ें अनलॉजिकल तरीके से जुड़ी थी। तो उसे एक सीक्वेंस वाइज जोड़ना और एक अच्छी सी कहानी के रूप में पेश करने का जिम्मा किसने उठाया, वीएस सुक्तांकर ने, ठीक है। तो इस परियोजना में उन्होंने क्या किया कि देश में उपलब्ध महाभारत संबंधित सभी जितनी भी पांडुलिपियाँ थी और जितनी भी जानकारियाँ थी, उन सबको इकट्ठा किया और उनके आधार पर एक महाभारत बनाई, ठीक है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें 47 वर्ष का समय लगा, यानी सोचो 47 ईयर्स लगे इस महाभारत को पूरा करने में। और इसका प्रकाशन उन्होंने 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। ग्रंथ खंडों का मतलब होता है कि अलग अलग एडिशंस में, यानी अब 13,000 पन्ने एक बुक के अंदर तो होंगे नहीं, तो अलग अलग बुक्स के एडिशंस के अंदर उन्होंने इसका क्या किया, प्रकाशन किया, जो उन्होंने पूरी महाभारत क्या की, बनाई। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि मूल लेखक कौन हो गया, भाटसारथी, साहित्यिक लेखक कौन हो गया, वेदव्यास, और आधुनिक समय में उसे अंतिम रूप किसने दिया, वीएस सुक्तांकर ने, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, किससे, महाभारत से संबंधित। महाभारत के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप ये बोलेंगे कि भाई महाभारत जो है वो गतिशील काव्य है, यानी समय के साथ साथ वो क्या है, बदलता रहा है, चीज़ें परिवर्तित होती रही हैं, ठीक है, और लोग उसके अंदर अपनी चीज़ें जोड़ते गए, ठीक है। आगे देखते हैं। महाभारत के अंदर एक जो मुख्य शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है वो है परिवार। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि महाभारत, इसमें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक बार ये अच्छे से समझा देता हूँ कि बेसिकली है क्या, कि हमें ये समझना है कि उस समय लोग किस तरीके से जिया करते थे, उनका जीवन कैसा था। ये हमें सबसे अच्छा किस तरीके से पता चल सकता है, महाभारत के द्वारा, क्योंकि महाभारत उसी दौर में बनाई गई थी। तो उस दौर के जिस तरीके के रीति रिवाज, तरीके, तौर तरीके थे, वो सब हमें उसमें मिल जाएंगे। तो इस महाभारत के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस समय लोग किस तरीके का जीवन जिया करते थे, उस समय के लोग किस तरीके की मान्यताओं को माना करते थे। तो उस समय एक परिवार नामक चीज़ हुआ करती थी। परिवार क्या हुआ करता था कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करता था। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को कुल भी कहा जाता था, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि तू उस कुल का है, मैं इस कुल का हूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती थी, देखिए, परिवार के सभी सदस्यों में संसाधनों का बंटवारा होता था। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वैसे ही है जैसे हमारा परिवार होता है, ठीक है। तो संसाधनों का बंटवारा होता है, कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ एक व्यक्ति की है वो सब व्यक्ति की है, यानी आपके घर में टीवी है तो वो सभी देख सकते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में आपसी सहयोग करते हैं और उपलब्ध संसाधनों का क्या करते हैं, सब उपयोग करते हैं। तो ये उस समय के परिवार की परिभाषा है। परिवार किस आधार पर चला करते थे, परिवार चला करते थे पितृवंशिकता के आधार पर। पितृवंशिकता के अधिकार का मतलब है कि समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। तो हर परिवार के अंदर यही व्यवस्था होती थी कि वहाँ पर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था। इस परंपरा के अनुसार क्या होता था कि भाई जो घर का मुखिया होता था ना, वो एक पुरुष होता था। सभी मुख्य फैसले लेने की शक्ति किसके पास होती थी, पुरुष के पास। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर किसका अधिकार होता था, पुत्र का अधिकार होता था। अगर उस व्यक्ति का पुत्र ना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में उसके भाई या उसके बंधु यानी दोस्त वगैरह जिसे कहते हैं, उसका अधिकार होता था। और कुछ विशेष परिस्थितियों में सत्ता स्त्रियों को भी दी जाती थी, यानी जब कोई ऑप्शन ना बचे तो ये सत्ता किसे दे दी जाती थी, स्त्रियों को। तो इसे बोला जाता था क्या, पितृवंशिकता। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि महाभारत से रिलेटेड थे, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाकी के अदर पार्ट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सभी पार्ट्स को देखिए, 3 या 4 पार्ट्स होंगे, आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और एक लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।